पापा ने जब स्कूल में एडमिशन लिया, पापा ने मायाकोव्स्की से बातें की। पापा जब बच्चे थे, तो एक बार उन्होंने कवि मायाकोव्स्की से बातें की, या ये कहो कि मायाकोव्स्की ने उनसे बातें की। और ये सब इस तरह से हुआ। मैं आपको बता दूं कि व्लादिमीर मायाकोव्स्की उस समय, पापा के समय, एक बहुत ही नामी सोवियत पोएट थे, जिनकी बहुत चर्चा होती थी। पापा ने एक कविता लिखी, खनिक। उन्होंने उसे अपनी मास्टरनी जी को दिखाया। मास्टरनी जी ने कविता को पढ़ा और कहा, मास्टरनी जी ने कविता को पढ़ा और कहा, हमारे स्कूल में और कोई कविता नहीं लिखता, इसलिए हम तुम्हारी कविता को अपने स्कूल अखबार में छापेंगे, स्कूल के अखबार में छापेंगे। तुमने इसे लिखा, ये अच्छी बात है, मगर देखना, मेहरबानी करके ये मत समझ लेना कि तुम पुश्किन हो गए हो। अलेक्जेंडर पुश्किन, वो भी उस समय के एक बहुत ही बड़े पोएट और कहानीकार थे, और उनका बहुत नाम था रूस में। और और लोग हमेशा उनकी तुलना करते थे, जिसने भी अच्छा लिखा है, और वो आज भी फेमस है। पापा ने यह कसम खा ली या प्रण किया कि वह नहीं सोचेंगे कि वो पुष्किन बन गए हैं। कविता स्कूल के अखबार में निकली, छपी। सभी बच्चे अखबार पढ़ते थे, इसलिए उन्हें पता लग गया कि तीसरी क्लास में एक लड़का है जो कविताएं लिखता है। मास्टर मास्टरनियों ने, स्कूल के सभी टीचर्स ने उनकी तारीफ की। लड़कों ने पापा को चिढ़ाया, कभी बड़ा लाट, सिर पर तेरे खाट। पर पर सभी बड़ी लड़कियों ने पापा की बहुत तारीफ की और कहा कि वह कुछ ना कुछ उनके बारे में भी लिखे। लेकिन लेकिन स्कूल का जो अखबार था, उसके एडिटर ने पापा से कहा, अच्छा ये रहेगा कि तुम हर एडिशन के लिए एक ना एक पोयम लिखो, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। और उसने पापा की नाक के नीचे अपना घूंसा दिखा दिया। जब पापा बड़े हुए, तो उन्होंने महसूस किया कि ऐसे एडिटर के तो हर कवि सपने देखा करता है, कि ऐसा एडिटर जो हमेशा कहे कि भाई तुम लिखो, मैं तुम्हारी कविता छापूंगा। लेकिन जब वो पापा बच्चे थे, उस समय तो इस एडिटर से वो डर ही गए। एडिटर 7वीं क्लास का एक बहुत ही भारी भरकम लड़का था, और उसका घूंसा दिखने में इतना बड़ा था कि कोई भी उससे डर जाता। यही कारण था, इसके बाद स्कूल के अखबार के हर एडिशन में पापा की एक पोयम जरूर होती थी। कभी कभी तो दो दो कविताएं भी आ जाती थी। पापा हर तरह की चीज़ों के लिए, हर तरह की चीज़ों के बारे में कविताएं लिखते हैं। बसंत ऋतु के बारे में, सर्दियों के बारे में, बच्चों के बारे में, गर्मी के बारे में। एक कविता पेरिस कम्यून के बारे में भी थी। कुछ कविताएं शेखी बघारने वाले लोगों और नकल करने के बारे में भी थी। पुगाचोव की बगावत नाम से कविता तो रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के घंटे से। पुगाचोव की बगावत एक कविता केमिस्ट्री के पीरियड से भाग जाने वाले छठी क्लास के बच्चों के बारे में थी। कविता का टाइटल केमिस्ट्री के टीचर के नाम से लिया गया था, जिसका नाम था पुकाचो। 2 साल के बीच में ही भीतर ही पापा ने जाने कितनी पोएम्स लिख डाली। लेकिन उनको पता नहीं था कि कविताएं अच्छी है बुरी। स्कूल में हर कोई उनकी कविता की तारीफ करता, लेकिन पापा को लगता कि ये असली कविताएं नहीं है। उन्हें इस बात को जानने की बड़ी इच्छा थी कि वो कभी असली कविताएं लिख पाएंगे कि नहीं। अब इस बात का जवाब कौन दे सकता है? कौन देगा कि भाई पापा की जो कविताएं हैं वो असली हैं या नहीं, या वो कभी असली कविताएं लिख पाएंगे कि नहीं? अब जाहिर सी बात है कि कोई असली कवि जो है वही इस बात का जवाब दे सकता है। सबसे अच्छा और सबसे मशहूर कवि, और देखा जाए तो, मायाकोव्स्की, व्लादिमीर मायाकोव्स्की। पापा ने अपनी बढ़िया कविताएं छांटी और उन्हें मायाकोव्स्की को दिखाने का डिसीजन लिया। मगर पापा को मायाकोव्स्की के पास जाने में बहुत डर लगता था, क्योंकि वह बहुत छोटे थे। तो उन्होंने सोचा कि भाई मायाकोव्स्की को टेलीफोन करते हैं। मायाकोव्स्की का टेलीफोन नंबर उन्होंने डायरेक्टरी में देख लिया। फिर कई शाम तक लगातार, जब घर पे कोई नहीं होता था,
पापा अपनी कविताओं को टेबल पर फैला लेते, हिम्मत करते, टेलीफोन का रिसीवर उठाते, ऑपरेटर को नंबर देते और फिर रिसीवर रख देते। वो इतना डरते थे कि उनसे मायाकोवस्की से बात करने की भी हिम्मत नहीं होती थी। एक पूरे हफ्ते तक यही चलता रहा और पापा को अपने पर बहुत शर्म आई। आखिर रविवार की शाम को जब दादा और दादी थिएटर देखने गए हुए थे, पापा ने मायाकोवस्की को फिर से फोन किया। घबराहट के मारे कांपते हुए उन्होंने रिसीवर कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन इस बार उन्होंने रिसीवर रखा नहीं। उन्होंने एक गहरी और जोरदार गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जिसे वो जिंदगी भर याद रखेंगे। इस शाम को यह आवाज गुस्से से भरी हुई थी। उस आवाज ने सख्ती से पापा से पूछा, कौन बोल रहा है? पापा की हिम्मत टूट गई, उनका दम घुटने लगा। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और आवाज गरजी, ये कौन बेवकूफ़ी कर रहा है? कौन बेवकूफ हर शाम को टेलीफोन करता है, बस फोन करता है और कुछ कहता ही नहीं है। अरे भाई कुछ तो बोलो, गाना ही कुछ सुना दो प्यारे। पापा इस कदर डर गए और उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। और ये मौका उनके हाथ से निकल गया जब उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए थी। हेलो हाय कुछ भी कह देना चाहिए था जब वह ये कर सकते थे। लेकिन वह हाथ पांव फुलाए खामोशी से सुनते ही रहे और यही उन्होंने किया अभी। अच्छा नमस्ते, तुम ज़रा इंतज़ार करो, मैं तुम्हें पकड़ ही लूँगा। मुझे फिर से टेलीफोन करके देखो और मेरी बात का मतलब तुम्हें समझ आ जाएगा। और यह कहते हुए व्लादिमीर मायाकोवस्की ने रिसीवर रिसीवर गुस्से से पटक दिया। पापा ने इसके बाद मायाकोवस्की को कभी फ़ोन नहीं किया। उन्होंने उन्होंने कभी मायाकोवस्की को न देखा, न कहीं बोलते हुए सुना। जो कुछ हुआ उसके बारे में उन्होंने किसी को बताया भी नहीं। और बरसों तक बस 2 ही लोगों को इसके बारे में मालूम है, पापा और मायाकोवस्की। लेकिन सिर्फ़ पापा को ही इसकी जानकारी थी। और मायाकोवस्की के साथ इस बातचीत को वो कभी नहीं भूले हैं। और अब तो भाई तुम सब लोग भी इस बारे में जान गए हो कि पापा ने मायाकोवस्की के साथ कैसे बातचीत की। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप भी अपने पापा से कनेक्ट होंगे, या अगर आप पापा हैं तो अपने बचपन की याद आपको आ गई होगी। और कोई फीडबैक आपकी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगली कहानी तक, जैसे हम रूस में बोलते हैं, "До свидания", पक्का।